नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज जो टॉपिक है वो है आर्द्र भूमि या तटीय भूमि और महासागर। खुले समुद्र की सुरक्षा के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई है, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई सीज। चलिए देखते हैं क्या है। तो कहता है कि संयुक्त राष्ट्र ने खुले समुद्र की सुरक्षा के लिए विश्व की पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाया। चूंकि ये पहली संधि है इसलिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो हाई सीज ट्रीटी है अर्थात खुले समुद्र की पर संधि है, इसको राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार यानी कि जो भी राष्ट्र हैं उनका जो क्षेत्राधिकार है जल पर, ठीक है, उसके बाहर जो समुद्री जैव विविधता पर अंतर सरकारी सम्मेलन जो है उसे ही अपनाया गया है यहाँ पर। और इसका उद्देश्य जो है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की ओर से महासागरों के संरक्षण का दायित्व ग्रहण किया जाना है। यानी कि कुल मिलाकर के जो भी महासागर हैं उनके संरक्षण के बारे में इस ट्रीटी को जो है लागू किया जा रहा है। इसे यूएनसीएलओएस यूएन क्लॉस यानी कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के फ्रेमवर्क के तहत अपनाया गया है। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो संधि है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी है और 60 देशों के द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। संधि के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जैसे इसमें लचीलेपन को मजबूत करने, प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत और विवाद के निपटान से संबंधित प्रावधान को शामिल किया गया है। इस संधि के पक्षकारों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी भी निर्धारित गतिविधि के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना अनिवार्य होगा। अर्थात अगर कोई देश अपनी टेरिटरी से बाहर, जो भी उसकी वाटर टेरिटरी है वहाँ से अगर बाहर कोई भी ऐसा गतिविधि करता है तो उसका पर्यावरण पर जो भी प्रभाव पड़ेगा उसका आकलन करना अनिवार्य होगा। चूंकि ये संधि बाध्यकारी है इसलिए वो बाइंडिंग रूप से या बाध्य होगा कि उस चीज़ का आकलन करे। फिर कहता है कि ये संधि महासागर प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण यानी कि इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ व्यू का मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और समुद्र के अम्लीकरण यानी कि जो एसिडिटी ऑफ ओशन है, जैसे जैसे समुद्र की अम्लीयता बढ़ रही है उसके प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को मजबूत बनाने पर बल देता है। अर्थात ये पूरी तरह से समुद्र के जो भी जल है उसको लेकर के, जलवायु परिवर्तन का जो उसके ऊपर इम्पैक्ट है उसको लेकर के, या किसी भी देश के वाटर टेरिटरी के बाहर जब जाते हैं और कोई गतिविधि वो देश करता है तो उसका जो भी इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पर, समुद्र के जल पर, उसको लेकर के एक बाध्यकारी ट्रीटी है। फिर कहा जाता है कि निम्नलिखित चीज़ों को मान्यता दी गई है, जैसे देशज लोगों और स्थानीय समुदाय के अधिकार एवं पारंपरिक ज्ञान को मान्यता दी गई है। वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान या कोई रिसर्च अगर कंडक्ट होता है तो ओशन के किसी भी पार्ट में हो सकता है। उचित लाभ और समान बंटवारा यानी कि इक्वल जो भी प्रॉफिट होगा उसकी इक्विटेबल शेयरिंग जो है करने की बात की गई है। ठीक है, इस संधि का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ऐसे समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना जो खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य है और कुल मिलाकर के समुद्री जैव विविधता का रक्षा करना यहाँ पर मेन फोकस रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि समुद्री क्षेत्र किस तरह से डिसाइड होता है। अब सबसे पहले बात आती है नॉटिकल मील की या नॉटिकल माइल की। तो 1 नॉटिकल माइल, जिसको NM लिखा जाएगा, उसकी वैल्यू होती है 1.852 किलोमीटर। ठीक है, तो पहला तो ये कन्वर्जन है। उसके अलावा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है संप्रभुता, जहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, संप्रभुता को इंग्लिश में सॉवरेन या सॉवरेनिटी कहते हैं। तो यहाँ से देखते हैं किसी भी देश की टेरिटरी या टेरिटोरियल समुद्र जो होता है उसका वो 12 नॉटिकल माइल तक लिया जाता है। ठीक है, नीचे इंग्लिश लिखी हुई है तो आप लोग देख सकते हैं कि तट रेखा जो है वो कोस्ट या बेस लाइन है। सन्निहित क्षेत्र कंटिग्यूअस जोन है। खुला समुद्र हाई सीज। प्रादेशिक समुद्र टेरिटोरियल सी। अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। विस्तारित महाद्वीपीय मग्नतट एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। महाद्वीपीय मग्नतट को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। गहरा समुद्र को बोलते हैं, गहरा समुद्र है डीप सीबेड एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो तट रेखा थी आपकी कोस्ट लाइन या बेस लाइन, वहाँ के बाद जब समुद्र स्टार्ट होता है किसी भी कंट्री में, जैसे सपोज करो कि अपनी ही कंट्री में अगर आप ईस्टर्न साइड की बात करोगे तो उधर बे ऑफ बंगाल के आसपास क्या होता है कि पहले एक क्षेत्र आता है जिसको कोस्टल एरिया बोलते हैं। कोस्टल एरिया के बाद, कोस्ट लाइन के बाद क्या होता है, समुद्र स्टार्ट होता है, या मान लीजिए कि बे ऑफ बंगाल में जो बे है वो स्टार्ट हुई है, खाड़ी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल तक या 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.852 जो भी कर सकते हैं किलोमीटर तक आपकी प्रादेशिक समुद्र है, यानी कि वो हमारे देश का ही समुद्र माना जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका टेरिटोरियल या टेरिटोरियल सी। ठीक है,
या प्रादेशिक समुद्र। अब इसके बारे में कहता है कि इस क्षेत्र में किसी देश की संप्रभुता का विस्तार लंबवत जल क्षेत्र, हवाई क्षेत्र के साथ साथ समुद्री नितल व अवमृदा तक होता है। यानी कि नीचे तक की जो अवमृदा होती है, सब सॉयल होती है, वो भी उसी देश की है, और 12 नॉटिकल माइल के ऊपर का जो स्पेस होगा ना हवा में, वो भी उसी देश का है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका सन्निहित क्षेत्र, जिसको बोलते हैं कंटिग्यूअस जोन। कंटिग्यूअस जोन या सन्निहित क्षेत्र जो है वो टोटल 24 नॉटिकल माइल, यानी कि उसके बाद के, ठीक है, तो ये जो 24 नॉटिकल माइल लिखा है, बेसिकली इसमें थोड़ी सी गलती दे दी है। अब थोड़ा ये सब चीज़ें तो एक्सपेक्ट नहीं की जाती हैं, लेकिन ये शायद यहाँ तक होगा। ठीक है, तो टोटल 24 नॉटिकल माइल होता है, यानी कि इस 12 के बाद जो टेरिटरी या टेरिटोरियल सी होती है, हमारी प्रादेशिक समुद्र होता है, उसके बाद का जो 12 नॉटिकल माइल होता है उसको कंटिग्यूअस जोन या सन्निहित क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र सीमित कानून प्रवर्तन वाला क्षेत्र है, यानी कि टोटल उस किसी भी कंट्री का जो सन्निहित क्षेत्र होता है वहां पर उस देश का सारा कानून तो नहीं लागू होता, लेकिन कुछ कानून जैसे कस्टम के लॉ वहां पर लागू होते हैं। इमिग्रेशन लागू होता है कि अगर कोई भाग रहा है ना कोई काम करके, तो इमिग्रेशन लॉ वहां पर लागू होगा। जैसे आप देखते होंगे कि मछुआरे जो है दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है, मतलब 12 नॉटिकल माइल के बाद वाले क्षेत्र में चले जाते हैं, या कभी कभी देखते हो श्रीलंका के मछुआरे पकड़े जा रहे हैं, तो भारत के ही लॉज वहां पर लागू होंगे। फिर उसके अलावा राजकोषीय, हिंदी में फिस्कल, आव्रजन यानी कि इमिग्रेशन, स्वच्छता यानी कि आपका सैनिटेशन या सैनिटरी, ठीक है, पेट्रोलिंग और आर्मी लॉज, ये सारे लॉज यहां पर लगते हैं। जो मैंने बोला वीडियो पॉज करके बैक करिए और फिर से उसको नोट डाउन कर लीजिए कि कस्टम के लॉ लगते हैं वहां पर, इमिग्रेशन के लगते हैं यानी कि आव्रजन के लगते हैं, राजकोषीय या फिस्कल के लगते हैं, स्वच्छता या सैनिटेशन के लगते हैं। सैनिटेशन का मतलब क्या हुआ या सैनिटरी लॉज का मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए कि कोई वेसल जा रही है जिसमें ऑयल भरा हुआ है, यानी कि तेल भरा हुआ कोई जहाज वहां से गुजर रहा है, तो इस क्षेत्र में अगर ऑयल स्पिलेज होता है तो हमारे देश का वहां पर लॉ लगेगा और दूसरे वाले को हम लोग दंडित कर सकते हैं उस लॉ के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे देश का लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर पेट्रोलिंग और आर्मी लॉज वहां पर लगते हैं। फिर इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका, फिर उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये कितना होता है, तो ये अपने प्रादेशिक समुद्र के बाद के 200 नॉटिकल माइल को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें करते क्या है, इस क्षेत्र में किसी देश की संप्रभुता का विस्तार लंबवत जल क्षेत्र और समुद्री नितल एवं अमृदा के प्राकृतिक संसाधन तक होता है। यानी कि एयर में वायु का जो क्षेत्र होता है वो इंटरनेशनल एयरवेज होता है, हमारा नहीं होता है। हमारा केवल 12 नॉटिकल माइल के अंदर का जो ऊर्ध्वाधर वायु का क्षेत्र होगा या वर्टिकल जो एरियल स्पेस होगा वो हमारा होगा। उसके बाद का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का आता है, उसमें हम लोग अवमृदा यानी कि नीचे की मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं वहां पर अपना साइंटिफिक कोई प्रयोग करने के लिए, या अपना जल संसाधन का प्रयोग करने का सारा राइट तो हमारे पास होता है, लेकिन जो एयर होती है ना वहां की वो हमारी नहीं होती, यानी कि ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल जो एयर है वो हमारी नहीं होती है, वो इंटरनेशनल एयर स्पेस होता है। ठीक है, फिर उसके आगे जब हम लोग पहुंचते हैं तो एक विस्तारित महाद्वीपीय मग्न तट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, और उसके बाद फिर गहरा समुद्री नितल या खुला समुद्र आ जाता है। तो कहता है कि तट जो महाद्वीपीय मग्न, विस्तारित महाद्वीपीय मग्न तट है यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो एरिया है, इस क्षेत्र में किसी देश की संप्रभुता का विस्तार समुद्री नितल एवं अवमृदा के प्राकृतिक संसाधनों तक होता है। और उसके बाद का जो क्षेत्र होता है वो आपका डीप सी बेड एरिया या खुला समुद्र होता है। मैक्सिमम मानते हैं कि 350 नॉटिकल माइल के बाद का जो स्थान है वो आपके खुले समुद्र में जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि कुछ चीज़ें इसमें से क्लियर हो गई होंगी। एक बारी अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो फिर से देख सकते हैं आप, थोड़ा सा पॉज करके। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोरल रीफ ब्रेक थ्रू। जो आज दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कोरल रीफ ब्रेक थ्रू। है क्या ये, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कोरल रीफ ब्रेक थ्रू है क्या। आइए कोरल रीफ ब्रेक थ्रू के बारे में। इस पहल का लक्ष्य जो है वो क्या है कि उथला जल जो भी शैलो वाटर होता है वहां पर उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियां जो होती हैं, ऐसी कोरल रीफ जो कि आपकी ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती हैं, उसमें से कम 1,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के विलुप्त होने से बचाना है। मतलब एक बहुत बड़े कोरल रीफ का एरिया जो कि शैलो वाटर में पाया जाता है उसको बचाने का उद्देश्य है। फिर कहता है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य योजनाएं हैं, जैसे कि प्रवाल को नुकसान पहुंचाने वाले स्थानीय कारकों को कम करना, जो भी वहाँ की लोकल बॉडीज हैं, लोकल लोग हैं,
अगर उनके द्वारा या उनकी गतिविधियों के द्वारा आपके कोरल रीफ्स को, जो कि शैलो वाटर में पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल एरिया में, उनको किसी प्रकार से नुकसान हो रहा है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा मिटिगेट करना है, कम करना है। जैसे कि अगर प्रदूषण आधारित, भूमि आधारित स्रोत है, विध्वंसक तटीय विकास है, अत्यधिक मत्स्यन गतिविधियां हैं, तो इस सबको कम कर देना। जैसे मछली ज़्यादा वहाँ पर क्या की जा रही है, फिशिंग की जा रही है, मछली पकड़ने का काम ज़्यादा हो रहा है, तो उससे भी कोरल रीफ को नुकसान पहुँच रहा है। ठीक है। दूसरा है कि जो तटीय विकास है वो बहुत विध्वंसक रूप से है, मतलब कि तट को प्रभावित कर रहे हैं लोग। और तीसरी चीज, प्रदूषण आधारित कोई काम वहां पर हो रहा है, तो सबसे कोरल रीफ को नुकसान पहुंच रहा है, इसको कम करना है। फिर है लचीलापन आधारित प्रवाल भित्ति संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना, कि इसके लिए 30x30 लक्ष्यों सहित वैश्विक तटीय सुरक्षा लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने और उन्हें पार करने की कोशिश की जाएगी। मतलब 30x30 लक्ष्य जो है टोटल बनाए जाएंगे और उससे तटीय सुरक्षा लक्ष्यों में तालमेल बिठाया जाएगा। कुल मिलाकर के प्रवाल भित्ति का संरक्षण किया जाएगा। फिर कहता है कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था आपका जैव विविधता फ्रेमवर्क था, उसका लक्ष्य 3 क्या था कि वर्ष 2030 तक कम से कम 30% स्थलीय और अंतर्देशीय जल क्षेत्रों तथा समुद्र एवं तटीय क्षेत्रों को संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। किसमें रखा गया था? कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का लक्ष्य 3 कहता था कि 2030 तक हम लोग कम से कम 30% टेरिटरी यानी कि टेरिटोरियल वाटर यानी कि 30% स्थलीय और अंतर्देशीय जल क्षेत्र यानी जो भी इनलैंड वाटर एरियाज हैं और समुद्री तटीय क्षेत्र हैं उनको संरक्षित करना है। फिर तीसरा है कि प्रवालों के अनुकूल व्यापक नवोन्मेषी समाधानों और क्लाइमेट स्मार्ट डिजाइन के विकास एवं कार्यान्वयन में सहायता करना है। 2030 तक 30% निम्नलिखित प्रवालों की पुनर्बहाली में मदद मिलेगी। और चौथा पॉइंट कहता है कि प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और पुनर्बहाली के लिए सार्वजनिक एवं निजी स्रोतों से 2030 तक कम से कम 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश यहाँ पर जुटाने की बात की जा रही है। थोड़ा सा कोरल रीफ के बारे में देख लेते हैं कि कोरल रीफ है क्या। तो ये समुद्री जीव होता है जो कि अकशेरुकी होता है, यानी कि नोटो कार्ड उसमें नहीं पाया जाता है, और बाहरी शरीर इनका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का। प्रवाल भित्तियां वस्तुतः सैकड़ों से लेकर हजारों पॉलिप्स नामक एकल प्रवालों के लघु समूहों से बनती हैं। छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको पॉलिप्स बोलते हैं। विश्व की 75% प्रवाल भित्तियां 45 देशों में ही मौजूद है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? ग्रेट बैरियर रीफ। 3 टाइप की होती है टोटल। ठीक है। बैरियर हो तो एक बैरियर रीफ होती है, दूसरी फ्रिंजिंग रीफ होती है, मैं यहां पर लिख देता हूं बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, और तीसरा है एटॉल। ठीक है। एटॉल ATOLL। ठीक है। तो एटॉल अपना लक्षद्वीप में पाई जाती है। ठीक। सबसे बड़ी बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में पाई जाती है। 2300 किलोमीटर के आसपास लंबी है ये। ठीक है। फिर कहता है कि वैश्विक वितरण में देखा जाए तो प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मालदीव, फिजी, पापुआ न्यू गिनी। तो अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न साइड में ज़्यादा पाई जा रही है, ईस्टर्न साइड में या साउथ ईस्ट में ज़्यादा पाई जा रही है। ठीक है। भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, गुजरात में ये पड़ेगा, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, नीचे तमिलनाडु के पास है, अंडमान निकोबार में पाई जाती है और लक्षद्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है। स्टैग हॉर्न कोरल पढ़ेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या थी। तो कोरल रीफ ब्रेक थ्रू आपको पता चल गया कि कोरल रीफ को कुल मिलाकर के बचाना है। तो बचाने के लिए कर क्या रहे हैं? यहाँ पर एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, इसका नाम है इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव। ICRI ने ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स और संयुक्त राष्ट्र हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस के साथ एक साझेदारी कर ली है। मतलब इन दोनों ने एक एग्रीमेंट किया है। किसने किसने किया है? तो ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ ने किया है। किसके साथ मिलकर के किया है? तो संयुक्त राष्ट्र हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस के साथ एक साझेदारी की है। क्या कि कोरल रीफ ब्रेक थ्रू की शुरुआत हमने कर दी है। अब इसके बाद ICRI के बारे में एक छोटा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है कि ये एक वैश्विक साझेदारी है जो कि राष्ट्रों और ऐसे संगठनों के बीच में होती रहती है। इसकी स्थापना 1994 में की गई। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमैका, फिलीपींस, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको मिल करके स्थापित किया था। भारत सहित 101 सदस्य हैं। भारत सदस्य है, इंपॉर्टेंट इस बात का है। ठीक है। दुनिया भर में प्रवाल भित्तियों और इससे संबंधित पारितंत्रों की रक्षा करना इसका प्रयास रहता है। कहता है कि दुनिया में जितनी भी प्रवाल भित्तियां हैं कोरल रीफ से, उनकी रक्षा करने का एक इसका उद्देश्य है। ठीक। और ये अपना ब्लेंडेड फाइनेंस जो है यानी कि वित्त जुटाता है, एक मिश्रित वित्त जो है ये जुटाता है। फिर बात करते हैं स्टैग हॉर्न कोरल की, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं स्टैग हॉर्न कोरल है क्या। कैरेबियाई क्षेत्र जो होता है, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका है, जब उसके नीचे आप जाते हो, सबसे नीचे आपका पड़ता है मैक्सिको। मैक्सिको के नीचे जब जाते हो तो वो कैरेबियन सी है और उसमें जो द्वीप पाए जाते हैं वो कैरेबियाई क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है। तो कैरेबियाई क्षेत्र में अत्यंत संकटग्रस्त स्टैग हॉर्न कोरल जो है
उसका जीनोम वाइड सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के इस क्रम में इस कोरल में व्हाइट बैंड रोग से लड़ने की क्षमता के 10 जीनोमिक क्षेत्रों की पहचान की गई। एक रोग था जिसका नाम है व्हाइट बैंड, तो वहां पर जो जीनोम वाइड सर्वेक्षण किया गया, जीनोम वाइड सर्वे, उसमें देखा गया कि उस क्षेत्र में 10 जीनोमिक क्षेत्रों की पहचान की गई जो कि व्हाइट बैंड रोग से लड़ने की क्षमता रखते हैं। विशेषता क्या होता है, तो स्टैग हॉर्न कोरल जो है कैरिबियाई क्षेत्र में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रवाल या कोरल्स में से एक है। एल्क हॉर्न कोरल और स्टार कोरल के साथ इसने पिछले 5000 वर्षों में कैरिबियाई प्रवाल भित्तियों या कोरल रीफ्स का निर्माण किया है। किसके साथ मिलकर के? एल्क हॉर्न कोरल और स्टार कोरल के साथ। स्टैग हॉर्न कोरल उथले पानी में घने समूह बना सकते हैं जिन्हें थिकेट्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि थिकेट्स क्या है। ठीक, तो स्टैग हॉर्न कोरल जो है उथले पानी में यानी कि शैलो वाटर में बहुत बड़े से घने समूह बना सकते हैं जो काफ़ी डेंस होंगे, इनको थिकेट्स बोलते हैं। ये प्रवाल की कोशिकाओं के अंदर रहने वाले प्रकाश संश्लेषक जीवों से, शैवालों से भोजन प्राप्त करते हैं। और स्टेटस क्या है IUCN में? तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड का इनका स्टेटस है। फिर आता है कि सूख रही हैं झीलें और आर्द्र भूमियाँ, सुर्खियों में रही झीलें और आर्द्र भूमियाँ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहली झील का नाम है डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है, मैंने कल भी एक बात बताई थी इसके बारे में। फिर दूसरी झील रही कांवर झील जो कि कबरताल आर्द्र भूमि के नाम से जानी जाती है, बिहार में अवस्थित है। तीसरा है दीपोर बील, असम में है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है लास्ट ईयर। फिर आता है भोज आर्द्र भूमि, तो भोज का क्षेत्र जो है वो पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो ये मध्य प्रदेश की है। सुंदरबन सबको पता होगा, वेस्ट बंगाल में पड़ने वाली एक मैंग्रोव है ये। फिर चिल्का झील उड़ीसा में पड़ती है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ती है और पुलिकट भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, बट इसको लिया जाता है आंध्र प्रदेश में ही। फिर आता है वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील केरल में पड़ती है। तो ये कुछ झीलें थीं और आर्द्र भूमियाँ हैं जो कि न्यूज़ में रहीं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा विवरण है जो हम लोग अंडरलाइन करते देखते जाएंगे। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बता दूंगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में पड़ती है, पहले पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी चीज़ कहा जा रहा है कि पक्षियों के वार्षिक ग्रीष्मकालीन सर्वेक्षण के दौरान झील में पक्षियों की 88 प्रजातियां पाई गई। तो हमेशा जो भी झीलें होती हैं वहाँ पर बाहर से माइग्रेटरी वर्ड्स यानी कि प्रवासी पक्षी जो है आते हैं प्रजनन काल के दौरान, वो कुछ समय यहाँ पर बिताते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि चिल्का एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो याद रखिएगा, पूरे एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लैगून है। लैगून क्या होता है? लैगून खारे पानी की झील होती है, ऐसा क्षेत्र होता है जैसे सपोज करो कि ये आपका नीचे का भारत है, यहाँ पर पानी है, ठीक है, किसी तरीके से एक यहाँ पर पानी ट्रैप हो गया, यहाँ पर पानी क्या हो गया? ट्रैप हो गया। सपोज करो कि यहाँ तट फटा और थोड़ा सा पानी यहाँ पर ट्रैप हो गया, तो ये जो झील बनती है ना ट्रैपमेंट के बाद, ये बनती है आपकी लगून झील। ठीक, तो ये दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा लगून झील है। 1981 में ये रामसर अभिसमय के तहत नामित होने वाली पहली भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी कि आपका इंटरनेशनल वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है ये थी। चिल्का झील 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत जो है सबसे पहले नामित होने वाली आर्द्र भूमि थी। फिर कहता है कि एशिया की पहली आर्द्र भूमि थी जिसको 2002 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटाया गया था, ये भी चीज़ याद रखेंगे। फिर यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है कालीजई मंदिर, तो ये भी पॉइंट नोट डाउन करने लायक है कि कालीजई मंदिर चिल्का झील के एक द्वीप पर स्थित है, नाम है कालीजई मंदिर। याद रखेंगे, मंदिर का इस समय नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रमुख आकर्षण में देखेंगे तो इरावदी डॉल्फिन यहाँ पर पाई जाती है जो IUCN की स्थिति में एंडेंजर्ड श्रेणी में आती है। ठीक, दूसरा जो झील है वो है पुलिकट झील, काफ़ी न्यूज़ में रहता है पुलिकट झील। यहाँ पर लेज़र फ्लेमिंगो को देखा गया है। लेज़र फ्लेमिंगो एक तरह का बर्ड है, एक प्रकार का, ये नियर थ्रेटेंड श्रेणी में आता है और अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र में एक दुर्लभ प्रवासी पक्षी है। ठीक है, इसकी स्थिति कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर अवस्थित है और दूसरी सबसे बड़ी लगून झील है भारत में चिल्का के बाद। पुलिकट झील भी एक रामसर स्थल है। यहाँ पर 3 नदियाँ अरनी, कलंगी और स्वर्णमुखी से इसको जल प्राप्त होता है। फिर है श्रीहरिकोटा का बैरियर द्वीप, इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा में एक बैरियर द्वीप है जो कि बंगाल की खाड़ी से इसको अलग कर देता है। तीसरी झील आती है डल झील, सबने नाम सुन के रखा होगा, कुछ लोग घूमे भी होंगे डल झील में। काफ़ी खूबसूरत सी लेक है। कहता है कि यहाँ पर अभी हजारों मछलियाँ बहती हुई मृत पाई गई, तो इसका कारण अलग अलग गहराइयों पर तापमान में अंतर को बताया गया है। ठीक है, कि जिस
जितनी डेप्थ पे जाओगे तो अलग अलग गहराई में अलग अलग टेम्परेचर था, इसलिए कुछ मछलियाँ इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण मर गई, ऐसा रीज़न बताया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। इसको श्रीनगर का गहना भी कहते हैं, ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो झेलम नदी से ये जो बाढ़ आई उसके कारण पानी एक जगह रुक गया और उस जिस जगह भी रुका वो डल झील में धीरे धीरे परिणित हो गया वो एरिया। इसमें एक फ्लोटिंग गार्डन है, ठीक है, कश्मीरी भाषा में जिसको राड कहा जाता है, ठीक। और शिकारा नामक हाउस बोट यहाँ पर चलाई जाती है। तो सबसे फेमस यही है, जो लोग भी घूमने गए होंगे शायद कभी फ्लोटिंग गार्डन या हाउस बोट में बैठे होंगे। जो हाउस बोट चलती है उसको बोलते हैं शिकारा। आपने कई सारी मूवीज़ में भी शिकारा चलते देखा होगा, ठीक है। फिर आता है भोज आर्द्र भूमि। भोज आर्द्र भूमि जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आपको बताना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2000 नहीं सॉरी कब कब ये गठन होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे। फिर कहता है कि भोपाल में अपर लेक और आर्द्र भूमि के अन्य स्थलों पर क्रूज नौकाओं को चलाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि अब एनजीटी ने क्या किया है कि अपर लेक और आर्द्र भूमि के अन्य स्थल जो भी हैं वहां पर क्रूज नौकाएं नहीं चलेंगी। क्रूज नौकाएं कौन सी होती हैं? आपने गोलमाल या कई सारी मूवीज में देखा होगा कि वो क्रूज नौकाएं होती हैं जो तेजी से चलती हैं, ऐसी नाव जो मोटर की सहायता से तेजी से चल रही हो, ठीक है। तो उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये 2017 की नियमावली के द्वारा नो डेवलपमेंट जोन यानी कि बफर जोन के भीतर निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है, वो उसी के नियमावली के अंतर्गत ही इन चीज़ों को वहाँ पर प्रतिबंधित किया गया। भोपाल में स्थित है भोज आर्द्र भूमि को 2002 में रामसर सूची में शामिल किया गया था। यहाँ पर 2 मानव निर्मित जलाशय हैं, पहला है अपर लेक जिसको भोज ताल कहते हैं और दूसरा है लोअर लेक, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई आपकी भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश के बारे में जो करनी थी हमें। फिर नेक्स्ट आती है झील, एक आती है वेम्बनाड झील, या केरल में अवस्थित है। इसके बारे में जो न्यूज़ है वो है कि कबोम्बा फरफुटा, ठीक है, कबोम्बा फरकुटा यानी कि पिंक ब्लूम में बड़ी संख्या में फूल खिले हैं। इसकी वजह से यह कोल आर्द्र भूमि के लिए एक नया खतरा बनकर उभरा है। यहाँ पर पहले जलकुंभी और सिल्विनिया माल्स्टा नामक अन्य आक्रामक प्रजातियों का खतरा झेल रहा था। मतलब वेम्बनाड जो झील है वहाँ पर कोल आर्द्र भूमि भी है, ठीक है। तो वहाँ पर पहले से ही वो जलकुंभी का खतरा झेल रहा था और उसके साथ साथ में साल्विनिया माल्स्टा नामक एक आक्रामक यानी कि इन्वेसिव स्पीसीज जो थी उसका खतरा तो झेल ही रहा था। अभी क्या हुआ है कि वहाँ पर कबोम्बा फुरकुटा नामक पिंक ब्लूम यानी कि बड़ी संख्या में पिंक कलर के फूल खिले हैं, उसकी वजह से भी ये खतरे में आ गई है, ठीक है। केरल में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो वेम्बनाड झील है। 10 नदियों से इसको कुल जल प्राप्त होता है, जिसमें पंबा, अचनकोविल नदियाँ कुटनाड में स्थित हैं, ठीक है। ये मछली की विदेशी किस्मों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारी विदेशी किस्मों की मछलियाँ भी पाई जाती हैं। इसके अलावा ये अपने धान के खेतों के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर कहता है कि स्पॉट बिल्ड पेलिकन यहाँ पर पक्षी जो है उसको आश्रय देती है और वो वहाँ पर पाया जाता है। फिर दीपोर बिल जो पिछले कुछ टाइम से वेटलैंड्स में न्यूज़ में थी, ये असम में अवस्थित एक झील है। यहाँ पर क्या हुआ है कि असम सरकार ने वाटर स्पोर्ट और पर्यटन संबंधी गतिविधियों को अनुमति देने की इच्छा प्रकट की है कि अब जो है यहाँ पर कुछ पर्यटन संबंधी गतिविधियाँ भी देंगे और वाटर स्पोर्ट भी इसमें खेलने के लिए अलाउ कर देंगे दीपोर बिल में। ये एक ताजे पानी की झील है दीपोर बिल और ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे बड़ी झील है। रामसर सूची में इसको शामिल किया गया है और असम का एकमात्र क्षेत्र है जिसको रामसर सूची में शामिल किया गया है। फिर ये IBA का भी एक साइट है, यानी कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चयनित किया है। इस बिल के समक्ष क्या खतरा है कि आर्द्र भूमि को अधिवासों के लिए भरा जा रहा है। प्रदूषण के कारण ये थोड़ी सी प्रदूषित हो रही है। मछली पकड़ना और पशुओं का अत्यधिक चारण आदि यहाँ पर जो है मौजूदा खतरा है। फिर 2-3 झीलें और बची हैं, जैसे पहला है कांवर ताल, याद रखिएगा स्टार मार्क कर रहा हूँ, कांवर ताल या कबर ताल भी बोलते हैं, ये बिहार में अवस्थित है। ये झील धीरे धीरे सूखती जा रही है, इसीलिए मैंने स्टार मार्क किया क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ये मीठे पानी की एक प्राकृतिक आर्द्र भूमि है, ठीक। और गंडक, बिया और करेह नदियाँ, 3 नदियाँ हैं जिसमें गंडक, बिया और करेह नदियाँ इसको पानी देती हैं, ठीक है। फिर मध्य एशिया उड़ान मार्ग पर एक महत्वपूर्ण ठहराव स्थल है, मतलब कि जो भी ये एक तरह की गोखुर झील है और
ये मेंढर बनाती है, ठीक है ना। मेंढर क्या होता है, विसर्प होता है, यानी कि जब नदी जो है अपने मार्ग को छोड़ते हुए बहती है तो विसर्प फॉर्म करती है, ठीक है। कभी आपने देखा होगा कि जो एक तरह की लैंड फॉर्म है, नदी जब ऐसे इस तरह से बहती है कि अपने स्थान को परित्यक्त करती है, यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज़ है कि जब उसको डेजर्ट करती है, छोड़ देती है, तो मेंढर फॉर्म होता है, ठीक है। फिर आता है कि रामसर आर्द्रभूमि में 2020 में इसको शामिल किया गया है। तो गोखुर झील जो होती है वो ऑक्सबो लेक उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को गोखुर नहीं पता है उनके लिए मैंने बता दिया कि ऑक्सबो लेक ही गोखुर झील होती है और विसर्पण में स्थित जो होती है झील होती है, यानी कि एस टाइप का शेप बनाती है ऐसे, ठीक है। उत्तर अमेरिका में बहने वाली कुछ नदियाँ जैसे कि अमेजन इस टाइप के विसर्प बनाती है। अगला आता है कोलेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर एक कोलेरू वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और इसके आसपास भूमि उपयोग और अन्य गतिविधियों की एक सूची तैयार की जा रही है ताकि इसको इको सेंसिटिव जोन जो है ESZ घोषित किया जा सके, ठीक है। कल इको सेंसिटिव जोन के बारे में मैंने बताया भी था आपको। फिर कहता है कोलेरू जो है भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। कोलेरू भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। इस नदी को पानी कहाँ से मिलता है, इस झील को पानी कहाँ से मिलता है, तो कृष्णा और गोदावरी दो नदियों से, दो नदी प्रणालियों से इसको पानी मिलता है। बुदामेरू तमिलेरू नदियों से जल प्राप्त होता है और दोनों मौसमी नदियाँ हैं, यानी कि इन दोनों नदी प्रणालियों से जुड़ी हुई है, कृष्णा और गोदावरी से, और नदी बाकी दो नदियाँ हैं बुदामेरू और तमिलेरू, इन नदियों से जल प्राप्त होता है और दोनों मौसमी नदियाँ हैं। फिर ये एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी कि रामसर स्थल भी है। यहाँ पर ग्रे पेलिकन और कुछ जो है प्राणीगत और वनस्पति जगत की चीज़ें पाई जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। सुंदरबन सबसे, देखिए इसमें चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऐसे तो पढ़ दे रहा हूँ सब कुछ, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ अवस्थित है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या काम किया जा रहा है, ये क्यों न्यूज़ में है, बस ये दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बारे में जो भी चीज़ दी गई है मैं एक बार ही रीड आउट कर दे रहा हूँ उसको। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में अवस्थित है, ये आपको पता होगा। भारत और बांग्लादेश के विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सुंदरबन में नुकसान और क्षति हुई है। इसे ग्लोबल कॉमन्स के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के पास सुंदरबन मतलब कि आसपास में है, तो कहा जा रहा है कि इसको ग्लोबल कॉमन्स के रूप में देखा जाना चाहिए। सुंदरबन बंगाल की खाड़ी के निचले द्वीपों का एक समूह है। ये भारत में 40% है और बांग्लादेश में 60% फैला हुआ है। ये किसके किसके डेल्टा पर स्थित है, तो गंगा नदी है, डेल्टा कुछ इस तरह से अगर बने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गंगा नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है और मेघना है, ठीक है। इन नदियों के डेल्टा पर ये स्थित है। फिर कहता है कि भारत में मैंग्रोव का सबसे बड़ा वन कौन सा है, तो सुंदरबन है। फिर ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी या विश्व धरोहर में शामिल है। इसको वेटलैंड का भी दर्जा दिया गया है और यहाँ पर कुछ जीव पाए जाते हैं। संकट क्या है कि यहाँ पर बाढ़ आती है, बाढ़ का क्षेत्र है, भूकंप चक्रवात का भी क्षेत्र है। समुद्र स्तर में वृद्धि होने से यहाँ के मैंग्रोव्स मरेंगे और समुद्र तट के क्षरण होने के प्रति भी ये संवेदनशील है। फिर ये तो टॉपिक हमने कवर कर लिया। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है आपका जैव विविधता से संबंधित अन्य सुर्खियाँ, जिसमें एक ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे, ऑपरेशन कच्छप। ऑपरेशन कच्छप क्या है कि भारत में कछुओं की विविधता के मामले में दुनिया के हॉटस्पॉट में से एक है, कि यहाँ कछुओं और ताजा जल के कछुओं का 29 प्रजाति भारत में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑपरेशन कच्छप के तहत किया क्या जा रहा है कि अवैध वन्य जीव व्यापार पर कार्यवाही करते हेतु इन कछुओं को बचाया जा रहा है, ठीक है। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है पर्यावरणीय DNA, जिसको बोलना है eDNA, ठीक है ना। eDNA क्या है, कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने eDNA तकनीक की मदद से 87 वर्षों में पहली बार दुर्लभ डी विंटन गोल्डन मोल का पता लगाया है। डी विंटन गोल्डन मोल दक्षिण अफ्रीका की स्थानिक प्रजाति है और IUCN की स्थिति में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मुख्य रूप से ये जो प्रजाति होती है पूरी तरह दृष्टिहीन होती है और हमेशा भूमिगत रहती है, ठीक है। तो इसका पता लगा लिए हैं eDNA का प्रयोग करके 87 वर्ष में पहली बार दुर्लभ डी विंटन गोल्डन मोल का पता लगाया है, ठीक है। इसकी फोटो आप गूगल करके देख सकते हो, ठीक है। तो यही है डी विंटन गोल्डन मोल, ठीक है। ये मोल जो है इसको ध्यान से देख लीजिए। तो इसके पास आँख वाँख नहीं है, इसको जो है ये लोग eDNA मेथड से खोजे हैं, भूमिगत रहता है, चूहे टाइप का ही लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन आँख है नहीं तो बड़ा परेशान प्राणी है, ठीक है। तो eDNA तकनीक क्या कहती है, ये कहता है कि जैव विविधता का अध्ययन करने और पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे बदलावों की निगरानी करने की एक विधि है
कि जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसका हम लोग स्टडी कर पाएंगे इसकी सहायता से, और जो भी इकोसिस्टम है उसमें अगर कोई चेंज हो रहा है या उसकी निगरानी करनी है, उसका रेगुलेट करना है उसको, तो हम लोग जो है ये एक मेथड है ईडीएनए, उसकी सहायता से कर सकते हैं। सभी जीव अपने जीवन काल में या मृत्यु के बाद प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने वातावरण में डीएनए छोड़ते हैं। सही सी बात है कि कोई भी मर गया तो डीएनए को छोड़ देगा, इसी वातावरण में वो डीएनए रह जाएगा, जिस डीएनए को हम लोग ईडीएनए या इन्वायरमेंटल या पर्यावरणीय डीएनए कहते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि इस विधि में एकत्रित डीएनए का मिलान रेफरेंस डीएनए से किया जाता है। ईडीएनए आणविक या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, किसी भी जीव द्वारा अपने पर्यावरण में मुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकलाइजेशन। ट्रॉपिकलाइजेशन क्या होता है कि कोई भी जीव होते हैं, ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, समुद्र का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो समुद्र का तापमान बढ़ रहा है तो जीव क्या कर रहे हैं, थोड़े ठंडे स्थिति में जाना चाह रहे हैं। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर 0 डिग्री पर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक, और 10 डिग्री पर थोड़ी कम गर्मी है, या 20 डिग्री पर थोड़ी कम गर्मी है। ठीक, तो जो जीव यहाँ रहते हैं उनको लग रहा है कि अरे भाई यहाँ तो ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो जब ये ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं ना, ठीक है, यानी कि टुवर्ड्स पोल जब मूव कर रहे हैं तो इसको बोलना है ट्रॉपिकलाइजेशन। ठीक है, और सेम यही चीज़ अगर ध्रुवों से उल्टी साइड में हो रहा है तो इसको बोलेंगे बोरियलाइजेशन। क्या बोले हैं, बोरियलाइजेशन। तो दोनों वर्ड याद रखिएगा। ट्रॉपिकलाइजेशन में ये हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे उष्णकटिबंधीय समुद्री प्रजातियां यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में रहने वाली जो भी स्पीसीज है, मतलब समुद्र में रहने वाली स्पीसीज जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवास कर रही हैं, यानी कि वो माइग्रेट कर रही हैं फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। तो इसको जो ये स्थिति हो रही है, ये यानी कि माइग्रेशन इस तरह का, इसको बोला जा रहा है ट्रॉपिकलाइजेशन, और जो इसके अपोजिट हो रहा है उसको बोला जा रहा है बोरियलाइजेशन। क्यों बोरियलाइजेशन बोल रहा है, तो बोरियल फॉरेस्ट का नाम आपने सुना होगा, भूमध्य सागरीय जो वन होते हैं उनको बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं, तो बोरियल वर्ड वहीं से लिया गया है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग छोड़ रहे हैं, इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। क्या है, फर्स्ट सेंसस हुआ है वाटर बॉडीज़ का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप मेंस का कोई क्वेश्चन थोड़ा भी अगर इससे रिलेट करता है तो वहाँ पर ये आप डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो मेंस की चीज़ें नहीं, अभी तो प्री की सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी ये पॉइंट आप उस समय के लिए नोट डाउन कर सकते हो। कहा जा रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय ने जल निकायों की पहली गणना की है। किसने की है, तो जल शक्ति मंत्रालय ने की है, और जितने भी जल निकाय हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनकी एक गणना की है, और अखिल भारतीय रिपोर्ट यानी कि ऑल इंडिया रिपोर्ट भी इसकी निकाली है। क्या उद्देश्य है इसका, कि सारा जो भी जल निकाय है, जो भी वाटर बॉडीज़ है, उसका एक नेशनल डेटाबेस या राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर देंगे हम लोग। फिर इरिगेशन सेंसस के तहत छठी लघु सिंचाई गणना के साथ अभिसरण में शुरू की गई थी यह जो गणना थी। ठीक है, इसमें कहा क्या क्या जा रहा है कि 24.24 लाख जलाशय की गणना की गई है। फिर कहता है कि इसमें से 97.1% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, जो भी जलाशय है। ठीक, 2.9% जो है शहरी क्षेत्रों में है। फिर कहता है कि सर्वाधिक जल निकाय वाले शीर्ष 3 राज्यों की बात अगर की जाए, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, दूसरे नंबर पर है यूपी में, और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सबसे कम जल निकाय वाले 3 राज्यों की बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों की, तो सबसे पहले है सिक्किम, फिर है चंडीगढ़, ठीक है ना, फिर है उसके बाद, ठीक है, फिर है उसके बाद दिल्ली। ठीक है, उसके बाद कहता है कि मानव जल निकाय मानव निर्मित कितने हैं, तो 78% है, 22% प्राकृतिक निकाय हैं, और 55.2% जल निकाय निजी व्यक्ति और संस्थाओं के स्वामित्व में स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको जरूर आप दोबारा सुनिएगा या नोट डाउन करिएगा 5 मिनट का समय निकाल करके, क्योंकि डेटा पूछ सकता है कि जो फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज़ हुई है उसमें सर्वाधिक जल निकाय वाले 3 राज्यों में से निम्न में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यूपी है, सबसे पहले है वेस्ट बंगाल, फिर है यूपी, फिर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर मिस्टी स्कीम, तो ये लास्ट ईयर जो है ये आई हुई थी स्कीम, फिर भी देख लेते हैं इसको। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2023 को मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स योजना, जिसको मिस्टी बोलते हैं, ठीक है, MISHTI, ठीक है ना, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ये योजना है। उद्देश्य क्या है कि भारत और विश्व स्तर पर मौजूदा सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर भारत के तटीय क्षेत्रों पर मैंग्रोव पुनर्वनीकरण या वनीकरण के जरिए मैंग्रोव वनों को पुनर्बहाल किया जाए। यानी कि जो भी सर्वोत्तम मेथड होंगे, जो भी बेस्ट टैक्टिक्स होंगी, उसका यूज़ करेंगे, और इंडिया के शोर्स पर, इंडिया के कोस्टल एरियाज़ पर जो है हम लोग मैंग्रोव्स को क्या करेंगे,
पुनर्बहाली कर देंगे। इसमें व्यय कितना होना है, तो 100 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी मिस्ट्री स्कीम्स के लिए कितना करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है, तो टोटल 100 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। वित्तीय चक्र क्या है, तो 80% जो है भारत सरकार देगी और 20% जो है संबंधित राज्य देंगे। ठीक, फिर आता है आपका कुछ संस्थाएं और संगठन है जो कि न्यूज़ में रहे हैं, जैसे कि WII, तो ये टॉपिक आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक आता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक, फिर तीसरा आता है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, ये भी खुद से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग सीधे चौथा नहीं पढ़ेंगे, सीधे पांचवां टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से। और पांचवें टॉपिक को कवर करने के बाद अगर चौथे में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, कोई स्कीम्स मिलती है, तो वो पॉइंट्स हम लोग फिर कवर करेंगे। तो हम लोग कल मिलेंगे और कल में हम लोग पांचवा टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो पहले कवर करेंगे और उसके बाद फिर चौथा टॉपिक कवर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं पांचवें टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो पहला तो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, तो इसमें पहले CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, ये कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद कवर करेंगे रिस्क टिपिंग पॉइंट्स क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। हिमनद झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़, जिसको GLOF कहते हैं, जो अभी सिक्किम में हुआ है। भूकंपीय झटके कब और कैसे लगते हैं, जिसको अर्थक्वेक स्वार्म बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट है हम लोग का, हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन की घटना काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, आपको पता भी है कि वहाँ पर एक टनल थी जो कि जो है सरक गई है, या मतलब जो भी उसमें बोल सकते हैं। भारत में हीट वेव, यानी कि हीट वेव इन इंडिया काफ़ी बढ़ गया है। किस तरह के अलर्ट्स होते हैं, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट के साथ साथ ग्रीन अलर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हीट वेव किसको कहा जाता है, कैसे पहचान करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। समुद्र में भी हीट वेव्स आती हैं, उसके बारे में जानेंगे। साइक्लोन्स के बारे में जानेंगे। और सूखा और चेतावनी प्रणाली एक आई हुई है जिसका नाम है आपका DEWS, ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि ड्रॉट आने वाला है तो उसकी अर्ली वार्निंग दे देंगे, जिससे किसानों का उतना लॉस नहीं होगा जितना हो जाता है। एन्नौर में कुछ ऑयल स्पिल हो गया, यानी कि तेल का रिसाव हो गया, उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक हम लोग सुर्खियों में रहे संस्थान को पढ़ के फिर चौथे टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो मुझे लगता है कि 2 दिन का समय लगेगा पांचवें टॉपिक को कवर करने में, और मिनिमम 1 दिन में वो चीज़ें कवर करेंगे जो चौथे टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग प्री के लिए जो है भरपूर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं फिर से एक बार सजेशन देना चाहता हूं कि आप लोग चार्टिंग के माध्यम से पढ़िए, क्योंकि ये लास्ट समय चल रहा है, 1 महीने बचा हुआ है। तो चार्ट फॉर्म करिए टेबुलर मेथड से, सुबह चीज़ें रटिए जैसा गौरव सर कहते हैं। ठीक है, तो सुबह में उठिए या शाम में, जब भी आपको समय मिलता है। ग्रुप में याद कर सकते हो तो ग्रुप में याद करो, या याद करने के बाद ग्रुपिंग करो और फिर ग्रुप में एक दूसरे से पूछो। जो भी मेथड आप लोग को ठीक लगता है वो करिए, लेकिन प्री के लिए जो है खुद को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलेंगे। धन्यवाद।